बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज हम बात करने वाले हैं एनएचएम स्टाफ नर्स के क्वेश्चन पेपर की, जो कि इसी साल कंडक्ट हुआ था 2023 में। ये पूरा ऑफिशियल पेपर है। और जो भी लोग, मैं बता दूं कि जो भी लोग 10 सेट पेपर्स एनएचएम के, ओनली एनएचएम 10 सेट पेपर्स, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो कन्फ्यूज़न था एनएचएम के पेपर को लेके कि कहाँ के पेपर्स क्या अवेलेबल होंगे आपको, वो सब चीज़ें आज की इस क्लास में आपकी क्लियर भी कर दी जाएंगी और कैसे क्या है आपको अपनी तैयारी करना है। पहली चीज़, जो भी लोग एनएचएम के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एमपी में, राजस्थान में जो वैकेंसी निकली है एनएचएम के लिए, स्टाफ नर्स के लिए एनएचएम की जो वैकेंसी निकली है, उन सभी के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो ऑलरेडी आपको वेबसाइट पे सिलेबस तो अवेलेबल है, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को डाउट है कि आप कैसे तैयारी करें। तो हमेशा मैं एक एडवाइस सभी के लिए देती हूँ, आप चाहे तो चैनल के कई भी क्लासेस देख लें, कि आप जब भी आप एग्ज़ाम देने वाले हों तो आपको उस साल में या फिर उसके पहले जो सालों में जब भी एग्ज़ाम हुए तो वहाँ के पेपर्स आप एक बार ज़रूर सॉल्व कीजिए। इवन आप जब बीएससी में रहते हैं, जीएनएम में रहते हैं, तब भी आप लाइब्रेरीज़ में जाके पेपर सॉल्व करते हैं, जो पेपर आपकी बहुत हद तक हेल्प करते हैं। सेम एज मैं यहाँ भी आपको एडवाइस करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप जिस भी स्टेट के एनएचएम के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आपको काम हर एक स्टेट में जब जॉब निकलती है तो एज अ नर्स, एज अ स्टाफ नर्स, आपका काम सभी हॉस्पिटल्स में वही सेम ही होता है, चाहे वो एमपी की हॉस्पिटल हो, चाहे यूपी की हो या फिर राजस्थान की हो। तो वैसे ही पेपर में आपको थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकती है, मतलब पेपर एमपी का हार्ड आ सकता है, यूपी का ठीक आ सकता है, राजस्थान का बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरीके से, लेकिन आपको क्वेश्चंस हमेशा हेल्पफुल रहते हैं। तो ये आज हम जो पेपर सॉल्व करेंगे, एनएचएम का पूरा पेपर है, ऑफिशियल पेपर है, मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि एमपी एनएचएम के पेपर आप ओनली 2 पेपर बस क्यों अवेलेबल करवा पा रही हैं। जस्ट बिकॉज एमपी एनएचएम ने इसके पहले एनएचएम के थ्रू भर्ती ऑफिशियल पेपर करा के तो नहीं लिए पहले, या तो बेस्ड ऑन आपके मेरिट के हो गया, जो आपके मार्क्स रहे बीएससी जीएनएम में, या फिर जो भी संविदा बेस पर भी लिया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो एग्ज़ाम हुए उसके थ्रू ले लिया है, या फिर एमपी ऑनलाइन के थ्रू भर्ती को फुल किया है। तो एनएचएम ने तो नहीं करवाए थे। यस, यूपी एनएचएम ने 2 से 3 बार पेपर कराए हैं, तो वो पूरे पेपर्स अवेलेबल हैं आपको। एमपी के जो भी लोग पेपर्स लेना चाहते हैं, मैं बता दूं कि एमपी के आपको 25 पेपर का सेट है, जो 250 रुपीज़ आपको चार्ज लगने वाला है। सभी पीडीएफ बेस्ड पूरे 25 पेपर रहेंगे। और जो भी लोग ओनली एनएचएम में पर्टिकुलर एमपी बस के तो आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ओनली 2 पेपर हैं। लेकिन आपको अदर स्टेट के एनएचएम मिला के, जैसे आपको राजस्थान एनएचएम का पेपर हो गया, यूपी एनएचएम का हो गया, एमपी का हो गया, त्रिपुरा का हो गया, तो ये सभी जगह के एनएचएम के पेपर मिला के आपको वो अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी लोग एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, तो एएनएम वालों के लिए 22 की जगह अभी 24 सेट हो गए हैं पेपर के, वो पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें 2 पेपर अभी रिसेंट में एमपी ग्रुप 5 के पेपर हुए थे, वो भी ऐड कर दिए गए हैं। तो आप पेपर्स को परचेस कर सकते हैं एज यू विश। चार्ज बहुत ही चीप प्राइस है, जो हर एक कैंडिडेट उसको अफोर्ड कर सकता है। चलिए आज के इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, आपको जो फर्स्ट सेक्शन, हमेशा आपको एनएचएम की तैयारी करते हैं आप, तो ओबीजी का, अपना कम्युनिटी का, फंडामेंटल का, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी में से आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, ब्रो प्रेजेंटेशन इज कैरेक्टराइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन ऑफ डिलीवरी। यदि ब्रो प्रेजेंटेशन है, मतलब यहाँ पर कौन सा प्रेजेंटेशन माना जाए, कंपाउंड, शोल्डर, सिफेलिक या फिर ब्रीच, कौन सा प्रेजेंटेशन होगा। ब्रो है मतलब हेड तो नीचे की तरफ ही होगा। ब्रो में क्या है, आपकी जो आईब्रोज है वो वाला पार्ट सबसे आगे आएगा, लेकिन सिर तो नीचे ही रहेगा, वो कौन सा माना जाएगा, वो होगा सिफेलिक। कौन सा होगा, सिफेलिक। ब्रीच में पहले बच्चा जब उल्टा होता है कि सिर ऊपर बटुक्स नीचे, तो यहाँ पर ब्रो की जगह आपको कहा जाता लेग है प्रेजेंटिंग पार्ट में, तब आप ब्रीच में जाते। लेकिन ब्रो प्रेजेंटेशन में जो प्रेजेंटेशन ऑफ डिलीवरी होगी वो कौन सी होगी, होगी आपकी सिफेलिक। क्लियर।
नेक्स्ट वन इज विच लेयर ऑफ यूट्रस हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन। तो यूट्रस की जो लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं यहाँ पर, तो इम्प्लांटेशन में कौन सी लेयर हेल्प करेगी? तो वो होती है आपकी एंडोमेट्रियम, मस्कुलर लेयर है जो एंडोमेट्रियम, वो यूट्रस की जो लेयर है क्या है, यूट्रस की लेयर्स आपको एग्जाम में आती हैं। तो यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम है जो इनर लाइनिंग होगी, यहाँ पर जो इनर लाइनिंग है क्या है आपकी, सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो है एंडोमेट्रियम और यहाँ पर इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगी। पेरीमेट्रियम सबसे आउटर लेयर होती है जो कि एपिथेलियल सेल से बनी होती है, और मायोमेट्रियम जो कि स्मूथ मसल सेल से मिलके बनी होती है। क्लियर? 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। नेक्स्ट वन, व्हाट मेक्स द स्टमक एसिड ट्रेवल बैक टू द ईसोफेगस। तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट मेक्स स्टमक एसिड ट्रेवल बैक टू द ईसोफेगस। तो ईसोफेगस में वापस से क्या हेल्प करेगा स्टमक के जो एसिड आ रहे हैं उसके लिए? स्प्लीन एबनॉर्मलिटीज में लोअर ईसोफेगस स्पिंचर, अपर ईसोफेगल स्पिंचर या फिर पैंक्रियाटिक एबनॉर्मलिटीज। किस केस में स्टमक है जो ट्रेवल बैक होगा कहाँ पर? ईसोफेगस के लिए। तो वो होगा जब लोअर ईसोफेगल स्पिंचर प्रॉब्लम हो। कौन सी? लोअर ईसोफेगल स्पिंचर प्रॉब्लम है यहाँ पर। द फॉलिकुलर फेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फ्रॉम। तो यहाँ पर कहा है फॉलिकुलर फेज। तो जब शिफ्ट वाइज पेपर होते हैं तो यहाँ पर फॉलिकुलर फेज की जगह सेक्रेटरी फेज भी पूछ सकते हैं, ल्यूटियल फेज भी पूछ सकते हैं, या फिर ओवुलेशन डे पूछ सकते हैं। तो फॉलिकुलर फेजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने दिन की होती है? टिल द 14th डे, फ्रॉम 15 to 28 डेज, फ्रॉम 1st to 13th डे, या फिर फ्रॉम 1 to 5 डे। तो यहाँ पर कितने दिन की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? फॉलिकुलर फेज। तो आपको ये सभी फेज हैं जो पढ़ाई गई हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का यदि ड्यूरेशन माने हम, क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन यदि हम 28 डेज मानते हैं, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यदि 21 डेज हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल डे कंसीडर करते हैं कि 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। तो यहाँ पर 4 फेज होती हैं, ल्यूटियल, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर एंड ओवुलेटरी फेज। तो मेंस्ट्रुएशन फेज होती है वो जनरली 3 से 7 दिन भी कंसीडर की जाती, लेकिन यहाँ पर 1 से 5 दिन की रहेगी। दूसरी होती है आपकी कौन सी? फॉलिकुलर फेज, जो कि 14वें दिन से बाद की रहेगी। कौन सी? 14वें दिन से बाद की। तो स्टार्टिंग यदि हम बात करें तो कितनी रहेगी? ये होगी आपकी फ्रॉम 1 to 13 डेज, कितना? 1 से 13 दिन तक की। और जो 15 से 28 दिन वाली है आपकी ल्यूटियल फेज होगी, अबाउट 14 डेज और 15 दिन की, वो क्या होगी? 15 to 28 डेज वाली होगी। नेक्स्ट वन इज नेम द ट्रीटमेंट मॉडलिटी फॉर एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम दैट कॉज रिकरेंट अबॉर्शन। एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है जिसमें क्या होगा? बार बार अबॉर्शन होगा। किसमें? APS में। क्या है? APS में बार बार जब अबॉर्शन हो रहा है इस केस में, किस मेडिसिन से आप ट्रीट करेंगे? कभी कभी इस डिसीज़ को ह्यूग सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आपकी जो इम्यून सिस्टम है क्या है? ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करेगा, रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉट बनाने का काम करेगा। अब यदि अबॉर्शन एक तरीके से क्या है? रिकरेंट अबॉर्शन, जब बार बार ब्लड क्लॉट बनेगा तो अबॉर्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो अब यहाँ पर जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो होगी हेपेरिन। क्या होगी? हेपेरिन एक एंटीकोआगुलेंट है। क्या है? एंटीकोआगुलेंट है, थक्का यहाँ पर नहीं जमने देगा। लेकिन APS सिंड्रोम में क्या होगा कि रक्त का थक्का जमेगा, ब्लड का क्लॉट बनेगा। तो इस केस में एंटीकोआगुलेंट दिया जाएगा ताकि ये क्लॉट का फॉर्मेशन ना कर पाए। क्लियर? यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया है सप्लीमेंटेशन ऑफ फॉलिक एसिड, कार्बामेजिन, मैग्नीशियम सल्फेट। लेकिन एंटी फॉस्फोलिपिड एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका खुद का इम्यून सिस्टम क्या करेगा? ब्लड क्लॉट ज़्यादा बनाने का काम कर देगा। जब ये क्लॉट ज़्यादा बनेंगे इसके कारण अबॉर्शन होगा। रिकरेंट का मतलब है बार बार अबॉर्शन के केसेस होंगे। इसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज़ की जाएगी वो क्या होगी? हेपेरिन।
नेक्स्ट वन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन? कॉर्ड ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए दूसरा नाम क्या है? मैथ्यू डनकन मेथड, स्लट्स मेथड, पिनार्ड्स मैन्यूवर या फिर ब्रेंड एंड्रयू मैन्यूवर? तो डनकन और स्लट्स मेथड्स हैं, जनरली प्लेसेंटा को बाहर निकालने के लिए यूज़ की जाती हैं। पिनाइड मैन्यूवर बेबी को मूव करने के लिए यूट्रस में यदि पोजीशन प्रेजेंटेशन सही नहीं है तब यूज़ किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ब्रांड्स एंड्रयूज मैन्यूवर कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन के लिए दूसरा नाम क्या है? ब्रांड्स एंड्रयू मैन्यूवर। नेक्स्ट वन, प्रेजेंस ऑफ ओनली वन सैक्रल एला इन द पेल्विस इज कॉल्ड? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको कहा जाता है नेगल्स पेल्विस। क्या है? नेगल्स पेल्विस, जिसमें क्या है? वन सैक्रल एला है, ओनली प्रेजेंस रहेगा, तो क्या है? नेगल्स पेल्विस। जो नेक्स्ट शिफ्ट हुई थी इसी डे में, उसमें रॉबर्ट पेल्विस पूछा था, लेकिन यहाँ पर है क्या है? नेगल्स पेल्विस, वन सैक्रल एला रहेगा तब। नेक्स्ट वन, विच यूट्राइन लाइनिंग इज सेट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर यूट्रस की कौन सी जो लेयर है वो सेट होगी? पेरीमेट्रियम, पेरिकार्डियम, मायोमेट्रियम और एंडोकार्डियम, सॉरी एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पर जो लेयर आपकी क्या है? जो लेयर आपकी हेल्प करती है इम्प्लांटेशन में, वही लेयर यहाँ पर क्या होगी? शेडिंग होगी मेंस्ट्रुएशन में, क्योंकि इनर लेयर यही और जो ब्लड फ्लो होगा शेडिंग होगी वो किस में होगी? मेंस्ट्रुएशन में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? होगा आपका एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट इज, यहाँ पर 8-8 करके यदि क्वेश्चन आपको आते हैं, सभी सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हैं यदि हम क्वेश्चन को, तो यदि 8-8 क्वेश्चंस का यहाँ पर सेगमेंट आता है आपको तो बहुत इजी रहेगा आपको सॉल्व करना एग्जाम में। लेकिन इन केस नहीं आता, आपको सबसे ज़्यादा ओबीजी के क्वेश्चन रख दिए जाते हैं, या फिर आपके लिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न भी हो, लेकिन बहुत आपको करने वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन आपके आंसर क्या रहेंगे? सभी के बहुत ही अच्छे। और आपको एक तरीके से मैं भी कह सकते हैं कि आपको हर एक सब्जेक्ट से यदि कम्युनिटी आपको आती है तो कम्युनिटी में आपको जो मैटरनल हेल्थ वाला सेक्शन है वो आपका ओबीजी में भी आप पढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब एनएचएम की तैयारी करते हैं तो आप जब ओबीजी पढ़ते हैं तो उसके साथ आपका कम्युनिटी वाला जो मैटरनल हेल्थ है वो सेक्शन भी कवर होता है। लेकिन आप जब डीप में पढ़ेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स कम्युनिटी में मिलेंगी, उसी में से कुछ गायनिक में मिलेंगी। तो आपको दोनों चीज़ों में एक तरीके से सबसे ज़्यादा जो 40 क्वेश्चंस तक आपके ऐड होते हैं वो आपके ओबीजी और गायनिक इससे कम्युनिटी से ऐड हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपने ओबीजी में वही चीज़ पढ़ी, वही चीज़ सीएचएन में पढ़ ली है और आपका ओबीजी में मोस्ट ऑफ द पीडियाट्रिक भी कवर हो जाता है, जब बच्चा पैदा होता है वो वाला सेक्शन। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन तो सब्जेक्ट ऐसे मिलते जुलते रहेंगे जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें भी कवर होती जाएंगी। तो यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं, ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एग्ज़ाम्स को छोड़ के और पीईवी के एग्ज़ाम्स को छोड़ के एमपी में सभी में सीएचएन इसी तरीके से आई है जैसी इस पेपर में है। क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय द वायरस? जो डिसीज़ वायरस से कॉज नहीं होगी तो हेपेटाइटिस सी वायरस से होगा, फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन होगा, पोलियोमाइलाइटिस पोलियो वायरस से होगा और एचआईवी एड्स वायरस से होगा। अब यहाँ पर जो बैक्टीरियल है वो क्या है? वो है लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के थ्रू होने वाली कंडीशन। लेप्रोसी का दूसरा नाम पूछ सकते हैं तो वो होता है हैंसेंस डिसीज। एमडीटी ट्रीटमेंट है जो इसके लिए यूज़ किया जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है डेप्सोन। नेक्स्ट इज विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर दैट इज़ यूज्ड टू मेजर ओवरऑल पॉपुलेशन हेल्थ? तो कौन सा हेल्थ इंडिकेटर यूज़ किया जाएगा ओवरऑल पॉपुलेशन की हेल्थ को चेक करने के लिए? तो वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर। क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर। जो भी लोग एमपी यूपी का पेपर दे रहे हैं वो पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, राजस्थान का पेपर भी दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी इंग्लिश, तो आपको समझना ईजी रहेगा। तो यहाँ पर जो बेस्ट हेल्थ इंडिकेटर होगा इम्पोर्टेंट पूरी कम्युनिटी की हेल्थ को चेक करने के लिए वो होगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन
एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड। तो ऐसी स्टडी जिसमें डिसीज़ का कॉज क्या है, सभी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन और डिसीज़ किस तरीके से फैलती है पॉपुलेशन में, कैसे आप उसको कंट्रोल करेंगे, ये सब चीज़ें आएंगी तो वो कहलाएगी आपकी एपिडेमियोलॉजी। इसका 3 ट्रायड है जो ज़रूर आता है, एजेंट, होस्टन, इन्वायरमेंट। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कहें तो जॉन स्नो। क्लियर। नेक्स्ट वन, विच एंटी मलेरिया ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन सी एंटी मलेरिया ड्रग नहीं देंगे। क्लोरोक्विन दे सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर फुली कॉन्ट्राइंडिकेट की बात की जा रही है, तो वो आपकी कौन सी ड्रग होगी, वो होगी आपकी प्राइमाक्विन। कौन सी, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द डिनोमिनेटर यूज्ड टू कैलकुलेट द क्रूड डेथ रेट इज। तो क्रूड डेथ रेट के लिए क्या डिनोमिनेटर यूज़ किया जाता है। 1 जुलाई जो कि यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने के लिए माना जाता है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर यूज़ किया जाता है क्रूड डेथ के लिए मिड ईयर पॉपुलेशन। क्या है, मिड ईयर पॉपुलेशन इन दैट ईयर। क्रूड डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट दोनों आपको पूछी जा सकती हैं। कैलकुलेट करने के लिए डिनोमिनेटर की बात की जाए तो क्या है, मिड ईयर पॉपुलेशन इन दैट ईयर। नेक्स्ट है यहाँ पर एक आपको इमेज दी हुई है, आईयूडी पूछी गई है कि ये क्या है। तो एक कॉपर T220C, ये ना तो प्रोजेस्टासाइड है ना ही मल्टीलोड 375 है। क्या है, कॉपर टी है। तो प्रोजेस्टासाइड है और मल्टीलोड 375 है, डिफरेंट रहती हैं देखने में, और ये LNG है नहीं, तो क्या है, कॉपर T220C। नेक्स्ट वन, लिपेज लूप इज कंसिडर्ड अंडर विच जनरेशन आईयूडी। तो जो फैमिली प्लानिंग वाला सेक्शन आप पढ़ेंगे वो आपका यहाँ पे भी कवर हो जाएगा कम्युनिटी में। तो यहाँ पर लिपेज लूप है, कौन सी जनरेशन के हैं, तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों जनरेशन की आईयूडी पता होना चाहिए। आपको फैमिली प्लानिंग की 3 या 4 क्लासेस चैनल पर मिल जाएंगी, जिसमें आपको पूरी जनरेशन वाइज किस तरीके से मोड ऑफ एक्शन होगा, कैसे प्रेगनेंसी होने से रोकेंगी, सब चीज़ें। लिपेज लूप है जिसको फर्स्ट जनरेशन का कंसीडर किया जाता है, नाउअडेज कम यूज़ होता है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिसीज डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन एंड रिस्क ऑफ द डिसीज इन अ स्पेसिफिक प्लेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 100 से जब भी मल्टीप्लाई होता है तो वो रेट निकल के आती है। ओनली न्यू केस की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो होंगे आपके इंसिडेंस केस। जब भी ओनली नए केस की बात करें और इतना लंबा चौड़ा लिख दें और इतने से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको सीधा क्या कहना है, इट्स अ इंसिडेंस रेट। नए पुराने केस कहते हैं तब आपको कहना है प्रेवलेंस रेट। डेथ की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, तो आप इसको क्रूड डेथ तो मान ही नहीं सकते। क्लियर। नेक्स्ट इज फंडामेंटल वाला सेक्शन है। तो फंडामेंटल में आपको यदि NHM का एग्ज़ाम देते हैं आपको, तो NHM वाले में आपको एक चीज़ अपने माइंड में सेट करके रखनी है कि आपकी पोस्टिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में की जा सकती है, CHC लेवल पे भी की जा सकती है। तो आपको वहाँ पर किस तरीके के पेशेंट्स आते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे ऐड रहेंगे। मोस्टली NHM वालों की पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कम ही होती है, CHC वगैरह में ज़्यादा करवाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा है जो एडवाइजेबल नहीं है, क्लीन प्रेशर सोर। क्या एडवाइजेबल नहीं है कि प्रेशर सोर को आप उससे क्लीन करें। सेलाइन स्प्रे, सॉल्ट वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर सोप। किससे आप नहीं क्लीन करेंगे, तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इससे कटे पिटे घाव क्लीन किए जाते हैं, लेकिन प्रेशर सोर क्लीन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज कीमोथेराप्यूटिक ड्रग शुड बी डिस्कार्डेड इन। तो ये क्वेश्चन WCL का जो एग्ज़ाम हुआ था, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ के लिए भी ये क्वेश्चन आया था, कीमोथेराप्यूटिक ड्रग किस कलर के बैग में डिस्कार्ड करेंगे आप, तो वो होगा येलो बिन विथ बायो हैजार्ड मार्क। क्या है, येलो कलर का बिन होगा, लेकिन बायो हैजार्ड मार्क साथ में बना होगा उसी में। जितनी भी साइटोटॉक्सिक ड्रग हो गई, कीमोथेराप्यूटिक ड्रग हो गई, सब किस में डिस्कार्ड की जाएंगी, येलो बिन में, लेकिन साथ में इस पर क्या बना हुआ होना चाहिए, बायो हैजार्ड का मार्क। नेक्स्ट वन, द पार्ट ऑफ द सिरिंज विच होल्ड द मेडिकेशन इज कॉल्ड। तो सिरिंज का कौन सा पार्ट है जो मेडिकेशन को होल्ड करके रखेगा। प्लंगर को तो पीछे खींचेंगे आप, अब आगे होगा क्या होगा, ये पार्ट होगा बैरल। कौन सा पार्ट होगा, बैरल।
नेक्स्ट वन, the yellow color code bins are for waste disposal except, sorry, the following color code bins are waste disposal except, तो ब्लैक ब्लू येलो ये यूज़ होते हैं, येलो रेड ब्लैक होगा, रेड ब्लैक ब्लू होगा, लेकिन रेड होगा ब्लैक होगा पर्पल नहीं होगा। यहाँ पर पर्पल कलर का जो यूज़ नहीं किया जाता, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आपसे पूछा है। नेक्स्ट इज नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को लेके नर्सिंग इंटरवेंशन सब कुछ है किसी एक को छोड़कर। तो ये एडमिनिस्टर इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट यदि ज़रूरी है तो ऐसा आप रिप्लेस करेंगे, फ्लूइड डेफिसिट हुआ है तो। पेशेंट और उसकी फैमिली को डिहाइड्रेशन किन कारणों से हुआ वो भी बताएंगे आप। पेशेंट को ओरल इंटेक लेने के लिए भी इनकरेज करेंगे यदि कंडीशन में है वो तो, लेकिन पेशेंट लैब वैल्यू विल रिटर्न टू बेसलाइन, ऐसा नहीं होगा। जब आप नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को लेके आपने डायग्नोस बनाया होगा, इंटरवेंशन कर रहे हैं आप, मतलब मरीज में कुछ ना कुछ तो सुधार हुआ होगा, लेकिन उसकी लैब वैल्यू दोबारा से वैसी नहीं आएंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी। एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड ओनली ऑन सरफेस फॉर किलिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरियल स्पोर्स, तो ये बैक्टीरिया स्टैटिक हो गए, एंटीसेप्टिक नहीं है। सरफेस ऑन द स्किन, लेकिन ओनली स्किन, तो यहाँ पर एंटीसेप्टिक्स जो क्रीम वगैरह होती हैं ओनली ऑन द स्किन, क्या है, ओनली ऑन द स्किन यूज़ की जाएंगी, लगाने के तौर पे यूज़ की जाएंगी। नेक्स्ट वन, हफिंग इज ऑल्सो नोन एज, हफिंग का मतलब क्या है, पोस्टरल ड्रेनेज, फोर्स्ड इंस्पिरेशन टेक्निक, ऑटोजेनिक ड्रेनेज या फिर फोर्स्ड एक्सपिरेशन टेक्निक, तो ये कहलाएगी आपका फोर्स्ड एक्सपिरेशन टेक्निक, क्या है, हफिंग। नेक्स्ट वन, ओलिगो यूरिया इज यूरिन आउटपुट लेस देन, तो ओलिगो यूरिया में 400 ml से भी कम हो जाएगा, क्या है, 400 ml इन लास्ट 24 आवर, अगले पिछले 24 घंटों में 400 ml से भी कम यूरिन आउटपुट होना, एन यूरिया में क्या होगा, 100 ml से भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज MSN, तो MSN का फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, सॉलिड ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन द मसल एंड कार्टिलेज इज कॉल्ड, तो सॉलिड मतलब गांठ टाइप का यदि ट्यूमर बन जाता है कहाँ पर, मसल्स में और कार्टिलेज में, तो वो क्या कहलाएगा, सार्कोमा, क्या है, सार्कोमा। लिम्फ नोड में होने वाला है लिम्फोमा, ल्यूकेमिया है ब्लड कैंसर, कार्सिनोमा है जो क्या है एपिथेलियल सेल्स में होगा, तो यहाँ पर कार्टिलेज और मसल्स के लिए क्या है, सार्कोमा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द एवरेज लंग कैपेसिटी ऑफ एन हेल्दी एडल्ट, तो लंग कैपेसिटी एक हेल्दी एडल्ट की होती है 6 लीटर तक, कितनी, 6 लीटर्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फॉर पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर आपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में खूब पढ़ा है नर्सिंग में। पेप्टिक अल्सर के लिए जो सबसे अच्छा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, क्या है, ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी में तो आप जो यूट्रस वाले पार्ट हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट वन, ओटोस्कोपी कान के लिए, ब्रोंकोस्कोपी आपके लंग्स और ट्रैकिया को देखने के लिए है। नेक्स्ट वन, रिहेबिलिटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो रिहेबिलिटेशन किस में आएगा, प्राइमरी में तो नहीं होगा, प्राइमरी में तो ओनली डिसीज़ के बारे में आप क्या करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए हेल्थ एजुकेशन देंगे, वैक्सीनेशन वगैरह कराएंगे। सेकेंडरी में डिसीज़ हो गई तो कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए आप डिसीज़ को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन टर्सरी में क्या है, कॉम्प्लिकेशन है तो अब रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, टर्सरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इंडिकेट्स, तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, घोड़े जैसी आवाज़ किस में होगी, ग्लोसाइटिस, म्यूकोसाइटिस, लेरेंजाइटिस या फिर स्टोमेटाइटिस में, तो होगी लेरेंजाइटिस में, किस में, लेरेंजाइटिस में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, लेरेंजाइटिस। नेक्स्ट वन इज एन इंटेंस इंटरमिटेंट शूटिंग पेन इज द फेस इज कॉल्ड, इंटेंस बहुत फास्ट शूटिंग पेन हो रहा है कहाँ पर, फेस पर, तो ये क्या है, कोकेडाइनिया, प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम, पोस्ट थेरेप्टिक सिंड्रोम, सॉरी न्यूरैल्जिया
ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। तो जब भी फेस पर पेन की बात की जा रही है, वो भी शूटिंग पेन इतना सडन और फास्ट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका कौन सा पेन? ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। क्या है? कहलाएगा आपका ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। नेक्स्ट वन, विच फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इज सीन इन द केस ऑफ कैंसर? तो कैंसर में अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। अनकंट्रोल्ड माइटोसिस का मतलब है कि सेल्स हैं जो इतने फास्ट तरीके से डिवीज़न करेंगी, इतने फास्ट तरीके से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होंगी कि बहुत ज़्यादा, तो वो क्या होगी? अनकंट्रोल्ड माइटोसिस की प्रोसेस कहलाएगी। कौन सी? अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। नेक्स्ट वन, द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम फॉर एन एवरेज हेल्दी एडल्ट मेल इज। तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम क्या है एवरेज हेल्दी एडल्ट मेल के लिए? 400 ml, 600 ml, 100 ml या फिर 500 ml? तो होगी आपकी कितनी? 500 ml और 500 ml। नेक्स्ट है आपका हेल्थ एजुकेशन। तो यहाँ पे देख लीजिए आपकी आपको हेल्थ एजुकेशन के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। व्हेन डिड यूनिसेफ रीनेम द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन एज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? तो पहले EPI था। क्या था? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन था। कल की क्लास में जो पब्लिक हेल्थ नर्स की क्लास है उसमें हमने पढ़े हैं प्रोग्राम। तो यूनिसेफ में जो नाम बदला था EPI का, क्या रखा था? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और ये आया था 1985 में। अब ये प्रोग्राम कम्युनिटी में भी पढ़ लिया है, पीडियाट्रिक में भी आप पढ़ेंगे, हेल्थ एजुकेशन में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसकी डेट सभी जगह सेम ही होगी। लॉन्च कब हुआ था? EPI की सेम होगी, UIP की सेम होगी, यूनिसेफ। तो ये कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं कि आपको उनके बारे में किसी भी एक जगह पढ़ते हैं तो आपका वो सभी सेक्शन में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंगल टेस्ट इज डन टू असेस। बेंगल टेस्ट माल न्यूट्रिशन को असेस करने के लिए किया जाता है। कौन सा टेस्ट? बेंगल टेस्ट। अब इस टेस्ट में होगा क्या? जो बेंगल टेस्ट है इसमें होगा क्या? तो ये टेस्ट होता है माल न्यूट्रिशन के लिए। जैसे चूड़ियाँ को आप क्या कहते हैं? बेंगल। तो यहाँ पर यही है कि बेंगल टेस्ट में आपका जो डायमीटर 4 सेंटीमीटर जो चूड़ी का डायमीटर होता है बेंगल का, वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग इज। तो हैंड वॉशिंग में क्या जरूरी है? प्लेस ऑफ हैंड वॉशिंग, टाइप ऑफ सोप, टाइम ऑफ हैंड वॉशिंग। जरूरी तो सब है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी फ्रिक्शन। आप कौन सा साबुन लगाते हैं, कौन सा पानी यूज़ करते हैं, कितने टाइम तक करते हैं, लेकिन जब तक आप साबुन लगा के हाथ में फ्रिक्शन रगड़ेंगे नहीं, कैसे पता चलेगा? तो कैसे आपके हाथ साफ होंगे? तो यही कि फ्रिक्शन क्या है, पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन, द डिसीज़ विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय वाटर। कौन सी डिसीज़ है जो पानी से नहीं फैलेगी? हेपेटाइटिस ए होगा, कोलेरा, टाइफाइड होगा, डायरिया, डिसेंट्री होगा, लेकिन हेपेटाइटिस भी नहीं होगा। या तो ये आपको निडल प्रिक इंजरी से होगा, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के थ्रू होगा, या फिर आपको ये माँ से बच्चे में होगा, वर्टिकल ट्रांसमिशन से होगा। लेकिन ये आपके लिए क्या है? वाटर से तो ट्रांसमिट नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, विच स्कीम प्रोवाइड्स मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरिया बाय गिविंग 700 रुपीज़। तो यहाँ पर जो पैसे दिए जाते हैं किस स्कीम के तहत दिए जाते हैं? 700 रुपये। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, फिर आयुष्मान भारत योजना। अब जो आपकी स्कीम वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने हैं, तो ये चारों स्कीम आप डिटेल में पढ़ लें। तो यहाँ पर JSY आपने पढ़ी है, जन आरोग्य योजना भी पढ़ी है, जीवन ज्योति बीमा योजना भी पढ़ी है, आयुष्मान भारत योजना भी पढ़ी, सभी पढ़ी हैं आपने, एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो ये 700 रुपये दिए जाते हैं JSY स्कीम में। इसके लिए, माँ के लिए, रूरल एरिया में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अ की रोल इन प्रिवेंटिंग निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज में क्या है जो की रोल प्ले करेगा? वॉश। तो होगा वॉश, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। वॉश प्रोग्राम है जो वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रोग्राम। ट्रॉपिकल डिसीज NTD, यहाँ पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं है, निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है।
एक होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, उसको भी आप एनटीडी कहते हैं, लेकिन ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है। तो इसमें क्या होगा, अच्छा पानी होगा, सैनिटेशन हाइजीन होगी, तो की रोल है जो करेगा किसके लिए, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ के लिए। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ का मतलब है इस तरीके से होगी कि भी मान लीजिए आपके स्पेशली जो गरीबी एरिया वाला इलाका है या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, जहाँ मच्छर हैं, मक्खी हैं, वायरस है, पैरासाइट्स हैं, बैक्टीरिया है, सब कुछ है और उस जनता को अफेक्ट करते हैं इजीली, तो ये क्या है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ की कैटेगरी में आएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस हो जाएंगी कि आपका डायरिया भी आ सकता है, कोलेरा भी आ सकता है, टीबी वगैरह भी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन है जो बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट इज डिम्ब वाहिनी को बंद करने के लिए कौन सी रिंग लगाई जाती है। तो फैलोपियन ट्यूब को क्लोज करने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, एनियोप्लास्टी रिंग, बर्थ कंट्रोल रिंग, जीएबीपी रिंग या फिर फैलोप रिंग। तो जो रिंग अपनाई जाएगी वो कौन सी होगी, फैलोप रिंग। नेक्स्ट वन, द 4 स्टेप फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी के 4 स्टेप हैं, क्लीन, सेपरेट, कुक एंड चिल। एक जो आपको एक साइकिल सर्किल शेप में आपको पढ़ाया है मैंने, ये वही है। 4 स्टेप होते हैं फूड के लिए, क्लीन, सेपरेट, कुकिंग एंड चिलिंग। नेक्स्ट है आपकी एनाटमी। तो एनाटमी के क्वेश्चन में फर्स्ट है आपका न्यूरॉन का क्वेश्चन कि 3 मेन पार्ट्स कौन कौन से न्यूरॉन के, तो बोलते हैं डेंड्राइट, एक्सॉन एंड सेल बॉडी। अब यहाँ पर आपको न्यूरॉन का जो इमेज है वो आपके दिमाग में आनी चाहिए, तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। मेनली 3 पार्ट्स हैं, तो कौन से हैं, डेंड्राइट, एक्सॉन एंड बॉडी। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, न्यूरॉन के पार्ट्स में ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज नोन एज द नेचुरल पेसमेकर। पेसमेकर तो सबको पता है क्या है, ऐसे नोड है, साइनोएट्रियल नोड, यहीं से स्टार्ट होगी आपके हार्ट की बीट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज फॉर एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक इनसफिशियंसी अमंग चिल्ड्रन। किस केस में एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक इनसफिशियंसी देखने को मिलेगी, कार्डियक डिसीज में, अम्बलाइकल में, हर्निया में, सिस्टिक में कि एनीमिया में। ये जो यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी होगी सिस्टिक फाइब्रोसिस में, किसमें, सिस्टिक फाइब्रोसिस में। नेक्स्ट वन, विच पार्ट ऑफ द स्किन प्रोड्यूस सीबम टू कीप हेयर्स फ्री फ्रॉम डस्ट एंड बैक्टीरिया। तो सबको पता है क्या है, सेबेसियस ग्लैंड, इसको हेलोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। सेबेसियस ग्लैंड को कौन सी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, हेलोक्राइन ग्लैंड से नाम से। सीबम जैसे ऑयल जैसा रहेगा, आपके हेयर्स को डस्ट और बैक्टीरिया से फ्री रखेगी। यदि आप कुछ दिन तक अपने बालों में ऑयल ना भी लगा और ऐसे ही लीव कर दें, 3 से 4 दिन में ही आपके हेयर चिपचिपे फील होने लगेंगे, ऑयली टाइप से आपको लगने लगेंगे। तो किसके कारण है, सेबेसियस ग्लैंड के कारण, जो कि सीबम को रिलीज करेगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। कौन है जो सबका ब्लड है जो रिसीव कर सकता है, तो वो है AB पॉजिटिव। क्या है, AB पॉजिटिव। O नेगेटिव दे सकता है और AB पॉजिटिव रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर पुशिंग द ब्रेन अगेंस्ट द स्कल। यहाँ पर कौन है शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, तकिए की तरह काम करेगा आपके ब्रेन में, कि आपको कोई स्कल के जो अंदर है, स्कल के अंदर तो आपका ब्रेन है, खोपड़ी के अंदर, और उस ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करेगा तकिए के जैसे, तो वो होगा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या है, CSF, कोरोइड प्लेक्सस रिलीज करेगा, वेंट्रिकल्स के थ्रू फ्लो होगा, तो यहाँ पर वो क्या होगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट वन, विच पार्ट ऑफ द इनर ईयर कंटेंस रिसेप्टर फॉर वैलेंस। तो इनर ईयर में वो भी वैलेंस के लिए बात कर रहे हैं, तो वो होता है एक ही, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। क्या है, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स, जो कि सबसे इनर पार्ट है। तो ये क्या होगा, बॉडी बैलेंस के लिए काम करेगा। आपको याद होना चाहिए कि कान आपके सुनने के साथ साथ बॉडी बैलेंस का भी काम करते हैं, और वो होता है जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो। राइट ब्रोंकस आफ्टर एंटरिंग इनटू द राइट लंग एट द हाइलम डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस। राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं,
इसीलिए डिवाइड भी कितने में होगी जाके, तो ये होगी 3 में। कितने में? 3 में। नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है वो होती है अमीनो एसिड। कौन सी? अमीनो एसिड। नेक्स्ट वन, रिच इज मैग्नीशियम। सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम इसमें होगा बनाना, पोटैटो, एग या फिर स्पाइनच। बनाना में पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होगा किसमें? स्पाइनच में, पालक की भाजी। येलो, रेड एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पाइनच, कैरेट, मैंगो आर गुड सोर्स ऑफ। तो यहाँ पर आपको न्यूट्रिशन में मेनली जो क्वेश्चंस यहाँ इस पेपर में आए हैं बहुत ही इजी आए हैं। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि आपने जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़े बेसिक आए हैं, विटामिन मिनरल मतलब मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से ही आए हैं। तो यहाँ पर 8-8 करके यदि क्वेश्चंस इसी तरीके से आपको आते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देते हो NHM का, तो आपको पेपर बहुत इजी लगने वाला है। बट यहाँ पर आपको सेम एज क्वेश्चन तो पेपर में रखे हुए नहीं मिलेंगे। हो सकता है यहाँ पर विटामिन ए की जगह विटामिन बी के सोर्स पूछ लें, विटामिन सी के पूछ लें। तो इस तरीके से आपको भी थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि आपने पेपर सॉल्व किए आपको सेम एज यही आ जाए, आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मान लीजिए डिसीज पैटर्न पूछा जाता है न्यूट्रिशन में कि किसकी कमी से क्या होगा, तो आपको सभी विटामिन और मिनरल वाली डिसीज सेक्शन पढ़ लेना है। तो यहाँ पर है कि जो पालक हो गई, गाजर हो गई, आम हो गए, किसके अच्छे सोर्स हैं? तो ये विटामिन ए के। किसके? विटामिन ए के। नेक्स्ट वन, विच आर द बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि प्रोटीन की यूनिट क्या है। अब है कि जो बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तो वो क्या है? वो है अमीनो एसिड प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट था यहाँ पर व्हाट विल हैपन इफ बेकिंग सोडा इज एडेड वाइल कुकिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो यदि आप हरी सब्जियों वाले खाने में बेकिंग सोडा ऐड कर दें तो क्या होगा? उसका थायमिन और विटामिन सी दोनों डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। क्या होगा? बेकिंग सोडा यदि आपने हरी सब्जियों में, लीफी सब्जियों में ऐड किया, और आप पे टेस्टिंग करके देख सकते हैं, मेथी की भाजी बनाए, पालक की भाजी बनाए, तो उसमें आप बेकिंग सोडा ऐड करके देखिए, या तो उसका कलर तो चेंज होगा ही, साथ में उसका जो खट्टापन है, पालक की भाजी में करके ज़रूर देखना आप स्पाइनच में, तो उसका जो थोड़ा सा खट्टापन है वो चला जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन क्या है यहाँ पर? तो वो है ग्रेन्स। क्या होगा? ग्रेन्स। नेक्स्ट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ कैलोरी ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी मिलती है? तो इससे मिलती है 45 से 60% तक, 45 to 60% तक। नेक्स्ट है हाई फाइबर डाइट। तो हाई फाइबर डाइट में आपका लीफी वेजिटेबल्स होंगी और कच्चे फल होंगे। क्या होंगी? लीफी वेजिटेबल्स और कच्चे फल। ऑप्शन में क्लियर लिक्विड्स एंड मिल्क, स्पाइसेस एंड सॉल्ट, शुगर्स एंड क्रीम्स। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में प्राइमरी क्या ट्रीटमेंट आप देंगे? किसी को चोट लगती, इंजरी होती है, बैंडेज जिसमें इंक्लूड आपकी होके आएंगी। प्रेशर सोर में क्या केयर आप देंगे? फर्स्ट एड के क्या रूल्स हैं? सभी चीज़ें। तो फर्स्ट एड का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का रूल कौन सा नहीं है? स्टे काम, डोंट थिंक अबाउट योर ऑन सेफ्टी। आपको सबसे पहले तो यही सोचना है, फर्स्ट एड केयर दे रहे हैं आप किसी के लिए, तो आपको सोचना है कि आपकी सेफ्टी भी आपके लिए ज़रूरी है, तब तो आप दूसरे को फर्स्ट एड दे पाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर इसीलिए क्या कहा गया है? डोंट थिंक अबाउट योर ऑन सेफ्टी। आपको अपने बारे में सोचना है, यहाँ पर नहीं कहा है तो डोंट थिंक। एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम में करना है आपको। डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो सबसे ज़रूरी है उसको करना। ऐसा नहीं किसी को चेस्ट इंजरी हुई है तो आप उसके हाथ पैर में जो फ्रैक्चर है उसको देखें। आप चेस्ट इंजरी वाला मरीज़ है, सबसे पहले देखें कि उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है नहीं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ क्रैविट बैंडेज। क्रैविट बैंडेज का दूसरा नाम है ट्रायंगुलर बैंडेज। क्या है? ट्रायंगुलर बैंडेज। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू ब्रीथ इन कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो CPR में चेस्ट कंप्रेशन टू ब्रीथ वाला रेशियो कितना है? तो होता है 30/2। कितना? 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट ऑफ मेजर हेमरेज इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ब्लीडिंग हो रही है, क्या करेंगे? सबसे पहले ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे, ब्लड प्रोडक्ट्स लगाएंगे, फिर फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे, लेकिन हेपेरिन क्या है?
मेजर हेमरेज वाले पर्सन में आपको क्या नहीं करना है, सब कुछ करना है, किसी एक को छोड़कर, तो वो हेपेरिन एडमिनिस्टर नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एडमिनिस्ट्रिंग द हेपेरिन। यस, आप यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है तो ब्लीडिंग वाला केस है तो आप हेपेरिन देंगे ताकि ब्लीडिंग स्टॉप कर सकें, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आया है तो आपका आंसर होगा एडमिनिस्ट्रिंग द हेपेरिन। नेक्स्ट वन, द मैनेजमेंट ऑफ स्नैक बाइट इन्वॉल्व्स ऑल एक्सेप्ट, तो किसी को सांप ने काट दिया, सब कुछ करना किसी एक को छोड़कर। नॉट वॉशिंग द एरिया एंड सकिंग द वुंड, नॉट टर्निक्वेटिंग, नॉट सकिंग। तो यहाँ पर मैनेजमेंट में सब कुछ इन्वॉल्व है स्नैक बाइट का, किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जो आपको नहीं करना है वो क्या होगा, वॉशिंग द एरिया एंड सकिंग द वुंड। मूवीज़ वाला काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मूवीज सीरियल में किसी को सांप ने काटा, जाके शक करने लगे, तो ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न। तो सेकेंड डिग्री बर्न में आपका एपिडर्मिस एंड डर्मिस दोनों पार्ट इन्वॉल्व होंगे। ओनली जो आउटर लेयर होगी वो फर्स्ट में होगी, सेकेंड में दोनों होंगे, और थर्ड डिग्री में एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस तीनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड ऑफ ओपनिंग द एयरवे ऑफ द सस्पेक्टेड सर्वाइकल वर्टिब्रल इंजरी। तो यदि सर्वाइकल वर्टिब्रल इंजरी हुई है तो आप एयरवे कैसे ओपन करेंगे, तो आप इसके लिए जा थ्रस्ट मैन्यूवर अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे, जा थ्रस्ट मैन्यूवर अपनाएंगे। लास्ट है, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ वुंड, कंट्यूजन है, क्रश इंजरी, एब्रेशन है, हेमेटोमा। हेमेटोमा वुंड में नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कहाँ से नहीं फैलेगा, डिप्थीरिया माउथ, थ्रोट, नोज, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होगा, लेकिन ये ब्लड से नहीं होगा। ट्रांसमिशन ऑफ मोड कौन सा नहीं होगा, तो होगा ब्लड। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम को पॉर्क टेप बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। किसके, पॉर्क टेप बॉम्ब, क्योंकि ये जो पिग है, सुअर है, उसके थ्रू रहेंगे। तो यहाँ पर टीनिया सोलियम का दूसरा नाम क्या है, पॉर्क टेप बॉम्ब। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अमंग चिल्ड्रन एक्सेप्ट। तो बच्चों में होने वाले सभी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं किसी एक को छोड़कर। ब्रोंकोनिमोनिया है, टीबी है, अस्थमा है। विल्म्स ट्यूमर बच्चों में होता है, बच्चों में होगा, लेकिन ये कहाँ पर होगा, किडनी में। कहाँ पर, बच्चों में होने वाला किडनी ट्यूमर है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन माल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्कीमिंग टूल। मस्ट में क्या यूज नहीं होगा, इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन, इफेक्ट ऑफ एक्यूट डिसीज, वेट लॉस या फिर बॉडी मास इंडेक्स। तो मस्ट क्या है, मस्ट स्क्रीनिंग, माल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल में मेडिकेशन का इफेक्ट्स है जो यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अ मदर हैर बॉट 2-year-old चाइल्ड रूटीन चेकअप, बर्थ वेट ऑफ द बेबी वॉज 3 kg। 3 किलो था जन्म के समय बच्चे का वजन। तो यहाँ पर अब 2 साल का हो गया है तो कितना वजन होना चाहिए, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिए। डबल होता है 5 से 6 महीने में, तो 6 किलोग्राम का तो वो तभी हो जाएगा 6 महीने में। 12 kg का, सॉरी अब ट्रिपल होगा यहाँ पर, कितना, ट्रिपल, 3 इज 9, तो 9 kg हो जाएगा वो कब, 1 साल में। 4 गुना होता है 2 साल में, कितना, 4 गुना 2 साल में होता है। तो क्वाड्रिपल यहाँ पर होगा कितना, 2 साल में। तो यहाँ पर 3 चौके 12, 3 4 इज 12, आंसर क्या होगा 12 kg। डबल पूछे 5 से 6 महीने में, ट्रिपल पूछे 1 साल में, 12 महीने में, क्वाड्रिपल 4 गुना पूछे तो 2 साल में। नेक्स्ट वन, सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस इन अ चाइल्ड विद डिप्थीरिया विल कॉज द अपीयरेंस ऑफ। तो इसमें क्या होगा, वुल स्नेक, जैसे जो बुल्स, जो बैल की नेक होगी कुबर टाइप से रहेगा, वो देखने को मिलेगा किसमें, सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस में, यदि बच्चे को साथ में डिप्थीरिया भी हुआ है तो। नेक्स्ट इज व्हेन डज द पेशेंट विद एक्यूट हेपेटाइटिस बी शो सिम्टम्स। तो
यदि किसी को एक्यूट हेपेटाइटिस बी हुआ है तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो तुरंत तो सिम्टम देखने को नहीं मिलते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है। सिम्टम देखने को मिलेंगे जब 5 से 6 महीने तक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा इन द 2 to 5 months आफ्टर इन्वेजन ऑफ द वायरस, क्योंकि ये क्रॉनिक केस में जाता है, तुरंत सिम्टम नहीं देखने को मिलते हैं हेपेटाइटिस बी के। ए और ई के देखने को मिल जाएंगे लेकिन बी के देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट वन, द बर्थ वेट ऑफ बेबी इज 2.5 kg, हाउ मच इज द एक्सपेक्टेड वेट ऑफ द बेबी एट 1 year? जस्ट अभी मैंने बताया कि डबल होगा 5 से 6 महीने में, ट्रिपल होगा यहाँ पर कब? 1 साल में। तो यहाँ पर ट्रिपल वेट कितना होगा? ये होगा 7 kg। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। तो वार्ड मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है आपको मैनेजमेंट से हॉस्पिटल का क्या स्टाफ कितना होना चाहिए वो आ सकता है, कितनी जगह में कितने बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, या फिर कहाँ पर जो आपने ABC एनालिसिस पढ़ा है वो आ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको इसमें आएंगे। तो यहाँ पर आज की क्लास के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट सेक्शन रहेगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन और वार्ड मैनेजमेंट, और इसके आगे जो पेपर होगा हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।